सोचो दोस्तों, आप लोगों ने जाने कितनी ही वीडियो देखी होगी कि अमीर कैसे बने, मिडिल क्लास लाइफ से कैसे निकले। लेकिन सच तो यह है कि अमीर बनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को फाइनेंस की नॉलेज नहीं होती, और अगर होती भी है तो उसे कैसे अप्लाई करना यह उन्हें नहीं पता होता। इसलिए हम द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक से कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे जिन्हें आप अपनी लाइफ में अपनाकर अमीर बन सकते हैं। यह बुक आपको सिखाएगी अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसे कमाना जरूरी नहीं, बल्कि आप अपनी मौजूदा आय से भी अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने के लिए बहुत अधिक अनुशासन की जरूरत नहीं, आपको अपने पैसों को बचाने के लिए सख्त अनुशासन की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको एक ऑटोमेटिक सिस्टम की जरूरत है। अमीर बनने के लिए आपको खुद का बॉस होना या आपको बहुत बड़ा बिजनेस होने की कोई जरूरत नहीं, आप अपनी मौजूदा नौकरी करते हुए भी अमीर बन सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह करोड़पति लोग अपने टाइम, पैसे और एनर्जी को असरदार तरीके से मैनेज करते हैं। इस वीडियो में हम इस बुक से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिनको अपनाकर आप मिडिल क्लास की लाइफ से निकल सकते हो और आप भी अमीर बन सकते हो। जिम लगभग 30 सालों से एक कंपनी में काम कर रहे थे। एक दिन जिम और उनकी वाइफ सुई डेविड नामक एक व्यक्ति के ऑफिस पहुंचे, जहां पर डेविड का काम था लोगों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करके उन्हें फाइनेंशियल एडवाइस देना। जब डेविड ने जिम और उनकी वाइफ को देखा तो उनके साधारण और सिंपल लाइफ को देखकर डेविड को लगा यह लोग अमीर नहीं होंगे। अभी डेविड यह बात सोच ही रहे थे कि तभी जिम और उनकी वाइफ ने डेविड से कहा कि हम अपने काम से रिटायर होना चाहते हैं। यह बात सुनकर डेविड हैरत में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने अभी तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं देखा था जो 50 साल की उम्र में ऐसी बात करे। जबकि अमेरिका में रिटायरमेंट का फैसला लोग 65 की उम्र में लेते हैं, और जिम की एनुअल सैलरी भी सिर्फ $40,000 थी, जो कि अमेरिका में ये एक एवरेज सैलरी मानी जाती है। डेविड ने बहुत ही रोचक अंदाज में सवाल किया कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो पाए, क्योंकि इतनी कम सैलरी में तो बचत कर पाना बहुत ही मुश्किल है, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप रिटायरमेंट के बाद गुजर बसर कैसे करोगे? क्या आपके पास अभी इतनी सेविंग या इतना पैसा है कि आप इससे आगे भी अमीर बने रह सको? यह सब बात सुनकर जिम और उनकी वाइफ ने डेविड को अपने कुछ कागजात दिखाए और कहा, इसके जरिए आप हमारे बारे में पता लगाइए कि हमारे पास कितना पैसा है या हम कितने अमीर हैं। अब यहाँ से कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जब डेविड ने दोनों के डॉक्यूमेंट को स्कैन किया तो वो दंग रह गए, क्योंकि उनके पास 2 घर थे जिनकी कीमत 7 करोड़ रुपए थी, और जिनमें वो एक घर में खुद रहते थे और दूसरा घर उन्होंने रेंट पर दिया हुआ था। उनके बैंक अकाउंट में $4 लाख थे, जो कि इंडियन रुपीस में 3 करोड़ 34 लाख रुपए के आसपास में होते हैं, और उनके पास खुद की 3 कारें थी, और साथ में इनकी कई सारी पैसिव इनकम सोर्सेज थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी लोन नहीं था। जब डेविड ने उनकी नेटवर्थ कैलकुलेट करी तो उनकी नेटवर्थ $1 मिलियन से भी अधिक थी। इतना बड़ा नंबर देखकर डेविड के दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। तभी डेविड सोचते हैं कि मुझे इन्हें सिखाने के बदले बल्कि इनसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जो चीजें मैं लोगों को सिखाता हूँ यह लोग वास्तव में अपनी रियल लाइफ में उसे कर चुके हैं। जहाँ पर जिम और उनकी वाइफ ने डेविड को वह 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट व सीक्रेट बताए जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि ये आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट है, पे यूर सेल्फ फर्स्ट। जब जिम और सुई बजट बनाते थे तो वो हर बार एक फिक्स अमाउंट सेव करने की कोशिश करते थे, बट वह कभी भी एक फिक्स अमाउंट सेव नहीं कर पाते थे, और कई कोशिशों के बाद भी जब वो एक फिक्स अमाउंट सेव करने में नाकाम रहे तो थक हार कर सुई ने अपनी मॉम को फोन किया और अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि कैसे वो हर बार बजट बनाती है और हर बार बजटिंग में और एक फिक्स अमाउंट सेव करने में फेल हो जाती है। तब उनकी मॉम ने उन्हें पे यूर सेल्फ फर्स्ट के बारे में बताया। उन्होंने बताया पहले अपने आप को वेतन दो और फिर दूसरों को। उन्होंने बताया ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो पहले अपने खर्चे के बिल भरते हैं और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता है उसे बचा लेते हैं। हमको बस इसका उल्टा करना है, पहले हमें खुद को पे करना है, उसके बाद जो पैसे बचे उसे हमें अपना खर्च पूरा करना है, क्योंकि बजटिंग कभी भी काम नहीं करती। इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लो आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते हैं और आपने अपनी मॉम या डैड से 10,000 रुपए लिए और आप सोचते हैं कि इसमें से आपने 9,000 खर्च करने और बाकी 1,000 रुपए बचा लेने हैं, बट आपने अभी तक सिर्फ सोचा है और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मोस्ट ऑफ 90% चांस है कि आप 10 के 10,000 रुपए खर्च कर देंगे, बट अगर आप इसी 10,000 रुपए में से 1,000 रुपए पहले ही अलग कर लेते तो आपके दिमाग को पता होता कि आपके पास अब खर्च करने को सिर्फ 9,000 रुपए हैं।
ऐसा करने से आपके दिमाग को एक सॉलिड सिग्नल जाता है कि आपको सिर्फ 9,000 रुपए में ही खर्चा पूरा करना है और 80 से 90% चांस है कि आप अपने पैसे को बचा लेते। जिम और सुई ने भी अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग जर्नी 4% से शुरू करी, लेकिन आज वह इसे 15% तक बढ़ा चुके हैं। और आपने भी ऐसा ही करना। जब भी आपको सैलरी मिले, आपको अपनी सैलरी में से 10 से 20% या जितना भी आपसे हो सके उतने पैसे को पहले ही अलग कर लेना है और उसे किसी अच्छी जगह पर जहाँ पर रिस्क ना हो या बहुत कम हो और रिटर्न ठीक ठाक हो, उन पैसों को वहाँ पर इन्वेस्ट कर देना है। सेकंड पॉइंट है मेक इट ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर अगर आप अपनी सैलरी मिलते ही उसमें से कुछ पैसे अलग भी कर लेते हो और वह पैसे आपके सेविंग अकाउंट में या आपके पास सेफ हैं, फिर भी आप अपने लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से उसे कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे और आपके पास जो पैसे हैं उसे भी आप इमोशन में आकर खर्च कर दोगे, क्योंकि जब हमारे पास पैसे होते हैं तब हम लॉजिक से नहीं इमोशन से सोचते हैं। यहाँ पर जिम ने इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला था कि जब भी उनकी सैलरी उनके पास आती थी, उनके इन्वेस्टिंग के पैसे पहले ही कट ऑफ हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग अमाउंट को ऑटोमेटिक कर रखा था और जब भी उनकी सैलरी आती थी उसमें से इन्वेस्टिंग के पैसे ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाते थे। और इससे उनको दो बड़े फायदे मिले। सबसे पहला फायदा यह है कि उनके पैसे कंसिस्टेंसी के साथ ऑटोमेटिक इन्वेस्ट होते रहे, जिसकी वजह से उन्हें कंपाउंडिंग का फायदा मिला। दूसरा फायदा यह है कि उनकी सैलरी में से पैसे पहले ही कट के आते थे, तो उन्हें उन पैसों के बिना रहने की आदत पड़ गई और जो पैसे दिख ही नहीं रहे उन्हें हम खर्च ही कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको अपने बैंक अकाउंट की सेटिंग में जाना है और अपनी कमाई का 10 से 20% या जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसे ऑटोमेटिक करना है। बट आपको याद रहे कि आपको उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने जितने पैसे आप हर महीने कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट कर सके और उन पैसों को एक बार इन्वेस्ट करने के बाद आपको निकालना नहीं है, ताकि यहाँ पर कंपाउंडिंग अपना काम कर सके और आपको कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिले। ऐसा करने से आप एक रेगुलर इन्वेस्टर बन जाओगे। थर्ड पॉइंट है द लट्टे फैक्टर। लट्टे फैक्टर कुछ और नहीं बल्कि एक विचार है उन छोटे छोटे दैनिक खर्चों पर जो समय के साथ एक बड़ी रकम में बदल जाते हैं, जैसे कि एक लट्टे कॉफी, जहां लोग अमेरिका में अपने दिन की शुरुआत कॉफी के साथ करते हैं और उन पर वह 15 से $20 खर्च कर देते हैं। हालांकि इंडिया में लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर आप अपने फालतू के खर्चों पर ध्यान दें जो आपके किसी काम नहीं आते, उल्टा आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि बाहर का फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, पिज्जा, बर्गर, मोमोस आदि, तो आप पाएंगे कि इन पर हम काफी पैसे खर्च कर देते हैं। यदि हम इन फालतू खर्चों को रोककर पैसे बचा ले तो ये बचत हमें अमीर बनाने के लिए काफी होगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप रोजाना बाहर चाय पर 20 रुपए खर्च करते हैं, तो ये महीने में 600 रुपए और साल का 7200 रुपए बन जाता है। इसी तरह अगर आप डेली फास्ट फूड पर 100 रुपए खर्च करते हैं तो ये महीने के 3000 और साल के 36,000 हो जाते हैं। अब सोचिए अगर आप इन छोटे छोटे बचत जोड़े तो आप साल भर में कितनी बड़ी राशि बचा सकते हैं। इन पैसों को अगर आप किसी अच्छे निवेश में लगाए तो ये आपको आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि की ओर ले जा सकता है। छोटे छोटे खर्चों को नियंत्रित करके आप अपने भविष्य को सुरक्षित और सफल बना सकते हैं। और अगर आप मंथली के खर्चे यानी 3600 रुपए को बचाकर एक अच्छे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं और वहां से आपको 15% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है और आप 25 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 25 सालों में 10,80,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और आपको इस पे 1,07,00,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा और आपके पैसे की टोटल वैल्यू 1,18,00,000 रुपए हो चुकी होगी और आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके 25 साल की उम्र में करोड़पति बन सकते हो। और अगर आप इसे और 5 साल तक कंटिन्यू करते हो यानी 30 साल तक, तो आप इसमें 12,96,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और आपको इस पे 2,39,00,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा और आपके पैसे की टोटल वैल्यू 2,52,00,000 रुपए हो चुकी होगी। देखो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करना है और आपको बाहर की हर एक चीज को बंद कर देना है, बल्कि आपको अपने फिजूल खर्चों से बचना है। फोर्थ पॉइंट है क्रिएटिंग इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती, जैसे आपकी जॉब चली जाए, आपका बिजनेस में नुकसान हो जाए या कोई हेल्थ इशू, भगवान न करे आपके साथ कभी ऐसा हो, बट ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए और उस फंड में आपके पास आपके जो भी मंथली खर्चे हैं उसे आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी रकम आए कम से कम वह आपके पास होना ही चाहिए। और इन पैसों को आप अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, पर ज्यादातर बैंक हमें सेविंग अकाउंट पर मुश्किल से 3
9% तक का रिटर्न देते हैं। तो आपको कोई ऐसा बैंक चूज करना है जो आपके सेविंग अकाउंट पे कम से कम 6% या उससे ज्यादा का रिटर्न दे रहा हो। और ऐसे बहुत सारे बैंक है जो हमें इतना रिटर्न देते हैं, तो आप इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च कर लेना ताकि वह पैसे भी आगे ग्रो होते रहे। 5th पॉइंट है बाय एसिड। जिम और सुई को अपने फ्यूचर की जरा भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि उनके पास सेविंग तो थी, लेकिन इसके साथ साथ उनके पास कई पैसिव इनकम सोर्सेज भी थी जहां से उनको इनकम आती थी। उनके पास खुद के 2 घर थे, जिनमें से एक घर में वो खुद रहते थे और दूसरा घर उन्होंने रेंट पर दिया हुआ था। और पूरी दुनिया में रियल एस्टेट और घर बाय करना सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि आगे चलकर घर की कीमत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और उस पर जो रेंटल इनकम मिलती है वो अलग। इसलिए जितना हो सके उतना एसेट क्रिएट करने पर ध्यान दो। अब आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।